हेलो एवरीवन, वेलकम टू सेंट पीटर्स लॉ एकेडमी। अब आज हम डिस्कस करेंगे कुछ ऐसी लैंडमार्क जजमेंट्स जिनका इंडियन सिटीजन की लाइफ्स पे काफी ज्यादा इम्पैक्ट रहा है। नाउ लॉ इज वन सच सब्जेक्ट और वन सच स्फेयर जिसका इम्पैक्ट हमेशा सोसाइटी पे रहता है। लॉ इज मेड फॉर द पीपल, लॉ इज मेड फॉर द सोसाइटी, फॉर द बेटरमेंट ऑफ सोसाइटी एंड फॉर सोशल इंजीनियरिंग एज वेल। बट ये कुछ ऐसे केसेस हैं जिनमें ऐसे कुछ टॉपिक्स इन्वॉल्व हैं या ऐसे कुछ लॉज इन्वॉल्व हैं जिनका इम्पैक्ट नॉर्मल से थोड़ा ज्यादा है। एंड दैट इज वाई एवरी इंडियन सिटीजन शुड नो अबाउट दीज लॉज. Every Indian citizen should know about these particular cases that we are going to discuss today. If you are a law student, if you are a layman just looking around at some cases, आप practicing advocate हैं या आप एक academician हैं या whatever, ये कुछ ऐसे cases हैं या कुछ ऐसे laws हैं जो कि हर एक Indian citizen को पता होने चाहिए, क्योंकि ये उनके राइट्स से रिलेटेड हैं, क्योंकि ये उनके लिए जो लॉज बनाए गए हैं उनसे रिलेटेड है। और अगर इनमें से उनका कोई भी राइट या कोई भी लॉ इन्फ्रिंज किया जाता है तो दैट इज द स्टेट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी. So that is why, since the rights that are given to you, you should always know about those rights, and such cases that we are going to discuss today are related to such rights as well. So let us have a look at the very first case. Now, the very first case is Puttaswamy versus Union of India 2017. ये एक ऐसा लैंडमार्क जजमेंट है जिसके अंदर आर्टिकल 21 का स्कोप फिर से वाइडन किया गया और उसमें राइट टू प्रिवेसी को ऐड किया गया था. नाउ आर्टिकल 21 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी. एंड इफ यू आर अ लॉ स्टूडेंट और नॉट, यू शुड नो दैट आर्टिकल 21 के अंदर जो दो टर्म्स लिखे हैं, लाइफ और पर्सनल लिबर्टी, उनका स्कोप बहुत वाइड है. लाइफ का मतलब सिर्फ नेचुरल लाइफ नहीं होता और पर्सनल लिबर्टी का मतलब सिर्फ फ्रीनेस नहीं होता. लाइफ और पर्सनल लिबर्टी का जो स्कोप है, कितनी सारी जुडिशियल इंटरप्रिटेशन से वाइडन किया गया है और एक्सपैंड किया गया है, और उसी एक्सपेंशन के चलते इस केस के अंदर राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी में राइट टू प्रिवेसी को एज अ फंडामेंटल राइट, इम्प्लाइड राइट ऐड किया गया है. कितने सारे जुडिशियल इंटरप्रिटेशंस के मीन से वी हैव एडेड राइट टू क्लीन एनवायरमेंट, क्लीन वाटर, क्लीन एयर एंड सच ऑल अदर राइट्स, राइट टू मूव अराउंड फ्रीली, राइट टू डाई एंड सच राइट्स अंडर द इंटरप्रिटेशन ऑफ राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी. तो ये जो दो टर्म्स हैं, लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी अंडर आर्टिकल 21, इनका स्कोप जुडिशियल इंटरप्रिटेशन की मीन से बढ़ाया जाता है. एंड दिस इज वन सच केस जहां पे कि एज आई टोल्ड यू कि राइट टू प्रिवेसी को एज अ पार्ट ऑफ आर्टिकल 21, एज अ पार्ट ऑफ फंडामेंटल राइट, इम्प्लाइडली ऐड किया गया था. Now we are more into the conversations about right to privacy for our citizens, wherein data protection bill, laws related to data protection and such laws are in question. So right to privacy is one such right which is very important for every citizen, and thus we have added it under the interpretation of article 21 of the Indian Constitution. So under this case, right to privacy in short was added under the article 21 as a fundamental right. Moving on to next case, which is Navtej Singh Johar versus Union of India 2018. This case is related to decriminalization of homosexuality, decriminalization of same-sex relationships, and rights for the people of community from LGBTQIN plus. तो अब ऐसी कम्युनिटी के लोगों के लिए जितने भी राइट्स होने चाहिए कंट्री में, एंड जो सेम सेक्स रिलेशनशिप्स हैं वो डीक्रिमिनलाइज होने चाहिए, विच मीन्स पनिशमेंट शुड नॉट बी गिवन इफ टू पीपल ऑफ द सेम सेक्स आर फाउंड इन अ रिलेशनशिप ऑफ एनी काइंड ऑफ रिलेशनशिप. सो दिस basically section 377, which was earlier under the Indian Penal Code 1860, now has been completely repealed. BNS में ये section नहीं है. And if there is a consensual sexual activity, which means sexual activity with consent between two people of same sex, then they are not liable for any kind of punishment जो कि उनको पहले मिला करती थी by the means of section 377. Now, this is not the only case. Navtej Singh Johar versus Union of India 2018 is not the only case. There have been cases since the beginning of this particular century. तो 2000 से हमारे पास cases आए हैं, wherein under in 2000 सबसे पहला हमारा जो case है, which was related to NAS Foundation versus Government of NCT of Delhi, and then we also have Suresh Kumar Kaushalwala case, and such cases that has completely led up to this particular case जिसमें finally section 377 was decriminalized.
Now, why was 377 decriminalized? On what basis? As the constitutional validity of 377 was challenged, wherein it was stated that it violates right to equality, right to life, and personal liberty of such people belonging to such a community. They should be given similar rights as to somebody who identifies them as a man or as a woman. That is why now we have another third category as a transgender category, usually in forms and everything, so that we can give them inclusivity, we can give them the right to equality and treat them equally. So that is why we have come a long way. Now in our country there has been a talk about how we should have laws related to marriage, adoption, succession, and such laws which are from the sphere or arena of family law that we need for people of such community. और इन सब के बारे में if you have seen time and again conversations judicial sphere में होती रहती हैं. Now, next is Shaira Bano versus Union of India 2017. Another historical case जिसमें ट्रिपल तलाक की प्रैक्टिस को बैन कर दिया गया था, अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया गया था. Triple talaq means when a Muslim husband pronounces the word talaq for 3 times, and that is the only or one way how the Muslim husband can divorce his wife. So कभी भी अगर कोई भी Muslim husband चाहता था before banning of the triple talaq practice, wherein he could have pronounced the talaq word just 3 times, and that is how he would have divorced the wife. तो ऐसे scenario में it violated the right to equality and right to live with dignity of Muslim women, and they also deserve right to equality as any other person of any other or any other women of any other religion. That is why this particular practice was declared unconstitutional under this case, stating that it violated the right to equality and the right to live with dignity, particularly of Muslim women, and thus any man, any Muslim man or Muslim husband should not be allowed to divorce his wife on pronouncement of the word, this particular word, 3 times, and that is how the practice of triple talaq was banned. Moving on to the next case, which is Indian Young Lawyers Association versus State of Kerala, very famously called as the Sabrimala Temple case. Now, as we have right to practice and profess any religion from article 25 to article 28 under the Indian constitution, जहाँ पे कि any person irrespective of any caste, creed, age, sex or gender, any such constructs, is allowed to practice and profess any religion of their choice. So now since this is a fundamental right, it becomes very important that a fundamental right is enforced properly. अब ऐसे केस में अगर हम देखा जाए, if let's say women are not allowed to enter any temple, or a man is not allowed to enter any temple, or a child is not allowed to enter any temple, then this violates their right to equality, also violates their right to profess and practice any religion, which is their freedom of religion under the Indian constitution. ऐसा ही एक सीन है, ऐसा ही एक एग्जाम्पल है द सबरीमाला टेम्पल केस, जहां पे कि women of reproductive age particularly were not allowed to enter the Sabrimala temple, which is in Kerala. Now, this practice was declared unconstitutional under this case, stating that man, woman, child, no discrimination should be done on any basis with any person, चाहे कोई man हो, चाहे कोई woman हो, चाहे कोई child हो, कोई भी हो, rich, poor, etc., etc., everybody is allowed to practice and profess the religion of their own choice. इसी का एक और ऐसे ही केस का एक और प्राइम एग्जाम्पल है द शनि शिंगणापुर टेम्पल केस, जिसके अंदर की द वुमेन वर नॉट अलाउड टू एंटर और बी प्रेजेंट इन फ्रंट ऑफ द सैक्ट्रम ऑफ द टेम्पल. तो ऐसे ही केस में अगेन द जजमेंट ऑफ दिस पर्टिकुलर केस वाज यूज्ड एंड इट वाज स्टेटेड that no, this again is unconstitutional, this practice is unconstitutional. No matter how long as a custom this practice is being followed, this should not be done, because again this violates the right to equality and right to freedom of religion of the women that you are telling cannot enter the temple. So that is why this practice was declared unconstitutional, and it was stated that every woman also along with every other person has a right to enter this temple. Next case is Justice K.S. Puttaswamy and another versus Union of India and others from 2018. Now, this is also called as the Aadhaar case, wherein the constitutional validity of the Aadhaar Act and a few provisions of it was challenged. तो इस केस के अंदर अगेन द राइट टू प्रिवेसी के प्रोविजंस वर एनफोर्स दैट वी हैव स्टडीड इन द प्रीवियस केस, along with which इसके अंदर थ्री फोल्ड
Puttaswamy test was also introduced or was also used from the right to privacy case. तो थ्री फोल्ड पोतास्वामी टेस्ट बेसिकली चेक्स कि कोई ऐसा लॉ जब होगा विच इज स्टेटेड टू बी अगेंस्ट द राइट टू प्रिवेसी, या अगर हम मानेंगे कि कोई लॉ प्रिवेसी को इन्फ्रिंज कर रहा है, तो उस पर थ्री फोल्ड पोतास्वामी टेस्ट लगा के वी कैन चेक whether or not that law is infringing the right to privacy or the provisions of privacy or not. And so was done in this case, wherein it was stated that yes, the government or Aadhaar can be used by the government in various scenarios, but again we should regulate how it is being used and regulate how the data is being collected and for what purposes the data that you're collecting on the basis of Aadhaar from citizens should be used by the government or by the concerned authorities, thus again enforcing the right to privacy, that even though the data which is related to Aadhaar is kind of available with the government or can be available with the government very easily, still the government should enforce right to privacy first. right to privacy को ध्यान में रखते हुए जितने भी आगे उस डेटा का यूसेज है उसको करना चाहिए. Moving on to the next case, which is Murli S. Deora versus Union of India from 2001. नाउ एज आई टोल्ड यू प्रीवियसली कि आर्टिकल 21 के अंदर राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी का स्कोप काफी एक्सपैंडेड है और उसी में राइट टू क्लीन एनवायरनमेंट, राइट टू ब्रीथ क्लीन एयर, राइट टू ड्रिंक क्लीन वाटर, ये सारे राइट्स इम्प्लाइडली आते हैं. राइट टू लाइफ के अंदर या राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी के अंदर डिग्निटी के साथ जीने के लिए जितने भी राइट्स इंपॉर्टेंट होते हैं वो सारे राइट्स को हम इम्प्लाइडली धीरे धीरे जुडिशियल इंटरप्रिटेशन के मीन से इंक्लूड करते जा रहे हैं और पहले भी करते थे. Similar is one such case from 2001 wherein public smoking पे बैन लगाया गया था. So this case is another landmark case क्योंकि इसके अंदर public smoking पे clear cut बैन लगा दिया गया था that now you cannot smoke in public places. Why so? अब एक होता है active smoker, somebody who smokes with their own choice, with their own will, with their own consent. So if I smoke by my own choice, then I am going to face the consequences by it myself क्योंकि I am doing it with my choice. But if I am smoking and that smoke is affecting you because you are standing near me, then you did not choose to have that kind of passive smoking for yourself. तो इसीलिए इस केस के अंदर सेकेंड हैंड स्मोकिंग या पैसिव स्मोकिंग जैसे टर्म को इंक्लूड किया गया और ये बोला गया कि एक एक्टिव स्मोकर जो स्मोक कर रहा है पब्लिक प्लेसेस में, वो दूसरे पर्सन को जिसको स्मोक नहीं करना है उसको पैसिव स्मोकिंग या सेकेंड हैंड स्मोकिंग करवा रहा है बिना उसकी चॉइस और बिना उसकी विल के. तो ये चीज नहीं होनी चाहिए बिकॉज इट disrupts or infringes article 21. article 21 के अंदर right to breathe clean air and such rights. So that is why, since it is violating the fundamental rights which are related to health, and you can also find this term over here, second hand smoke or passive smoke, and that is why in this case a ban was imposed on public smoking. Next case is Uni Krishnan versus State of Andhra Pradesh 1993. Now इस particular case के basis पे और इस पर्टिकुलर राइट के बेसिस पे बहुत सारी गवर्नमेंट बहुत सारी स्कीम्स लेके आती हैं. आई एम टॉकिंग अबाउट राइट टू एजुकेशन एज अ फंडामेंटल राइट. Right to education as a fundamental right by the means of an amendment was added under Article 21A under the Indian Constitution. और बेसिकली आर्टिकल 21 का ही सबसेट है ये. तो एज आई टोल्ड यू कि आर्टिकल 21 के अंदर वो सारे राइट्स इंक्लूड होते हैं जो कि डिग्निटी से लाइफ जीने के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं. एंड वन सच राइट इज राइट टू एजुकेशन. अब राइट टू एजुकेशन को इम्प्लाइडली आर्टिकल 21 की इंटरप्रिटेशन में ऐड करने की जगह हमने एक सेपरेट आर्टिकल ऐड कर दिया है विच इज आर्टिकल 21A बाय द मीन्स ऑफ अमेंडमेंट because it holds a lot of importance. And if you see, there are a lot of schemes. We have the provisions of government schools in our country, a lot of different schemes that help indigent people, poor people also acquire education, seek education by the means of free education schemes and such. We promote education especially for girl child and such schemes. तो that is why इस केस के अंदर right to education को as a fundamental right add किया गया था under article 21A. Now moving on to next, Vishaka versus State of Rajasthan 1997. Now this becomes a very very important case क्योंकि this case only laid foundation for the POSH Act. Yes, I'm talking about the Prevention of Sexual Harassment at Workplace Act.
ये एक्ट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्ट है, और इस केस के बाद ही विशाखा गाइडलाइंस के नाम से कुछ गाइडलाइंस इंट्रोड्यूस करी थी सुप्रीम कोर्ट ने, जिसके अंदर की लिखा गया था दैट एवरी एम्प्लॉयर हैज अ ड्यूटी टू मेक श्योर कि वर्क प्लेस पे किसी भी फीमेल के साथ किसी भी तरीके का सेक्सुअल हैरेसमेंट नहीं हो रहा है. सेक्सुअल हैरेसमेंट अर्लियर वाज डिफाइंड अंडर सेक्शन 354 ए of IPC. Now it is defined under section 75 of BNS. सेक्सुअल हैरेसमेंट का मतलब है कि कोई भी ऐसा फिजिकल कांटेक्ट करने की अगर एक मैन कोशिश करे एक फीमेल के साथ जो कि अनवेलकम्ड हो, या फिर इट इज रिलेटेड टू सम सेक्सुअल ओवरचर्स, कोई भी ऐसी पोर्नोग्राफिक कंटेंट किसी विमेन को दिखाना बिना उसकी विल के, कोई भी ऐसे सेक्सुअली कलर्ड रिमार्क्स उस विमेन के ऊपर करना, तो ये सारी चीजें इज इंक्लूडेड अंडर सेक्सुअल हैरेसमेंट विच इज डिफाइंड नाउ अंडर 75 ऑफ भारतीय न्याय संहिता. अर्लियर इट वाज अंडर 354 ए ऑफ आईपीसी. तो इस केस के अंदर भी ऐसा ही कुछ हुआ था, एंड दैट इज वाई विशाखा गाइडलाइंस करके इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस इंट्रोड्यूस करी गई, जिसके अंदर की बोला गया कि एक एम्प्लॉयर की ड्यूटी बनती है टू इंश्योर कि वर्क प्लेस पे सेक्सुअल हैरेसमेंट ना हो. ऐसी कमिटीज वुड बी सेट अप हु विल हियर सच केसेस. पॉश कमिटीज जिनको हम बोलते हैं, इन शॉर्ट यू मस्ट हैव हर्ड ऑफ दिस टर्म इफ यू आर रिलेटेड टू अ कॉर्पोरेट ऑफिस और समथिंग. तो ऐसी कमिटीज भी होंगी, और ऐसी कमिटीज रिपोर्ट भी देंगी सेंट्रल गवर्नमेंट को एवरी ईयर एनुअल रिपोर्ट. ये सब सब कुछ जो है इन गाइडलाइंस के अंदर लिखा गया है. एंड देन लेटर ऑन वी हैड द पॉश एक्ट विच नाउ रेगुलेट्स सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस. उससे रिलेटेड प्रोसीजर, उससे रिलेटेड प्रोविजंस और उससे रिलेटेड पेनल्टीज भी इसी एक्ट के अंदर दी हुई हैं. दैट इज वाई इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी वर्किंग सिटीजन टू नो कि ऐसा भी कुछ एक्ट है. Next is Indra Sahni versus Union of India 1992. Now this case again is very important क्योंकि ये reservation से related है. Reservation has time and again been a topic जो कि काफी ज्यादा डिस्कशन में रहता है. Some citizens or some people of the society agree with the factor or provisions of reservation. Some say कि reservation नहीं होना चाहिए, कुछ कहते हैं reservation होना चाहिए. Now it is a debate that is still going on. तो आर्टिकल 16 क्लॉज 4 जो कि बात करता है कि स्टेट के पास ये पावर है कि अगर कोई भी बैकवर्ड क्लास के लिए एम्प्लॉयमेंट में रिजर्वेशन रखना, अगर वो बैकवर्ड क्लास इनफ represented नहीं है in the thought of the state government, तो state government can do that. That will not amount to infringement of article 15 right to equality. That would rather, we would rather try to bring them up or at par with or in equality with the other citizens or other people who are actually enoughly represented. So that is why adequately अगर कोई represented नहीं है तो उसको representation देना is also a means or a part of article 15, and article 16 clause 4 is not violative of that. Such things were stated in this case. And we also talked about the exclusion of creamy layer and how no reservation should be in promotion, and the total reserved quota should not exceed 50%. तो अगर आपका जो reservation का quota है that is let's say 50% for a year, तो अगर उसमें से कुछ seats fill नहीं होती, that cannot be surplus in नेक्स्ट ईयर, क्योंकि अगर वो नेक्स्ट ईयर में सरप्लस हो जाएगा नेक्स्ट रिजर्वेशन के टाइम पे, तो वो 50% से ज्यादा हो जाएगा. दैट इज वाई द रिजर्वेशन रिमेन्स फॉर वन एनुअल ईयर ओनली, फाइनेंशियल ईयर ओनली. तो एक टाइम के लिए 50% तक रिजर्वेशन ही हो सकती है. सो सच गाइडलाइंस वर इनिशिएटेड अंडर दिस पर्टिकुलर केस. Now, our last case is D. Veluswamy versus D. Pachaimal from 2010. Now, this case is related to live-in relationships, the validity of live-in relationships, and whether or not somebody who is living in a live-in relationship can seek maintenance under section 125 of CRPC, 125 earlier of CRPC, जब ये केस आया था. So now our time and society is changing, it's growing, and a lot of concept from westernizations are also being included in our country. Now, live-in relationship is one such concept which was earlier looked down upon. It was a taboo in our country. लेकिन अब क्योंकि live-in relationship की acceptance society में बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, तो उससे related laws को भी हमें लाने की ज़रूरत है. So that is why one such case of which is particularly this case, उसमें ये बात करी गई थी कि अगर कोई ऐसे दो लोग हैं who are living as a married couple only,
they are actually in a live-in relationship, but the relationship looks very much like a marriage only, then the woman can seek maintenance under 125 of CRPC. Another added thing, a child which is born out of a live-in relationship is always considered as a legitimate child. So if any child is born out of a living relationship will be considered as a legitimate child, and a woman can claim maintenance or seek maintenance under 125 earlier of CRPC if she is in a live-in relationship with a man, given these are the following conditions. So the first condition is that the couple must represent themselves to the society similar to being each other's spouse. As I told you, ऐसा लगना चाहिए या सोसाइटी में ऐसा represent होना चाहिए as if they are a married couple only, which means that the relationship has gone to an extent, or they live under the society or cohabit in such a manner that they look like a married couple. Second is both the parties to the relationship must be of legal age to marry, very important. Third, both the parties to the relationship must have acquired qualified or must be qualified to enter into a legal marriage, including being unmarried. And last is both the parties to the relationship must be cohabited voluntarily and must hold themselves similar to being each other's spouse for a significant period. So now a significant period could be, let's say, for example, two people are in a live-in relationship, but they have been living in such a manner that their cohabitation looks like as if they're a married couple, and that they have been living like this for, let's say, for past 10 years, past 20 years. Then this would be a marriage like institution only. Their live-in relationship would be equivalent to marriage only by the means of this case, and thus if the woman want can seek maintenance under 125 of CRPC. सो ये थे वो सारे इंपॉर्टेंट केसेस, और सारे इंपॉर्टेंट में से कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट केसेस जो कि आपको पता होने चाहिए, बी इट यू आर अ स्टूडेंट और अ सिटीजन ऑफ दिस कंट्री or an advocate or an academician or whosoever. If you like law, if you love law, you should always know such cases, because इन cases ने बहुत ज़्यादा significantly impact किया है Indian citizens की life पे.